नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम गुप्ता आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल माँ महेश्वरी बीएससी कोचिंग क्लासेज में स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में या आज के इस लेक्चर में मैं आप सभी लोगों को एलिमेंट ऑफ सिमेट्री के बारे में बताएंगे कि एलिमेंट ऑफ सिमेट्री या हिंदी में सममिति तत्व क्या होते हैं, ये किनमें पाए जाते हैं, इनका बेसिक आधार क्या होता है, इनकी संख्या क्या होती है, इनका हम निर्धारण कैसे करते हैं और इनसे संबंधित और भी कुछ जानकारियां हम आप लोगों को इस लेक्चर में बताएंगे। ये हमारा एलिमेंट ऑफ सिमेट्री सममिति तत्व का पहला लेक्चर या पहला पार्ट या पहला वीडियो है। इसके बाद आज हम इसका पूरा बेसिक आधार और ये तीन टाइप के होते हैं, तो पहले टाइप को जिसे हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहते हैं उसे डिफाइन कर देंगे और जो शेष दो बच जाएंगे जिन्हें हम प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री कहते हैं, उन्हें हम इसके लेक्चर 2 या पार्ट 2 में एक्सप्लेन करेंगे। तो इस प्रकार हमारा ये टॉपिक एलिमेंट ऑफ सिमेट्री 2 लेक्चर या 2 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा और आज के पहले पार्ट में हम आप लोगों को इसका पूरा बेसिक बताते हुए पहले टाइप को एक्सप्लेन कर देंगे। तो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री जानने से पहले हम इसके नाम के आधार पर इसे डिफाइन करें तो एलिमेंट का अर्थ होता है तत्व। एलिमेंट को हम तत्व बोलते हैं और सिमेट्री का अर्थ है सममिति से, और सममिति मतलब होती है समानता, है ना। तो ये समानता एक ही पदार्थ यौगिक क्रिस्टल में भी हो सकती है या फिर दो अलग अलग पदार्थ यौगिक या क्रिस्टलों में भी हो सकती है। लेकिन एलिमेंट ऑफ सिमेट्री को ये हमारा केमिस्ट्री का एक टॉपिक है, केमिस्ट्री सब्जेक्ट का, जो बीएससी फर्स्ट ईयर में और जब हम केमिस्ट्री से एमएससी करते हैं वहां हमें पढ़ने को मिलता है और इससे संबंधित कंपटीशन एग्जाम में अनेक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और बीएससी फर्स्ट ईयर में ये फर्स्ट पेपर या फर्स्ट बुक फिजिकल और थर्ड पेपर ऑर्गेनिक दोनों ही बुकों में ये टॉपिक है। और इसके अलावा जब हम केमिस्ट्री से एमएससी करते हैं तो उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये टॉपिक हमें पढ़ने को मिलता है, इसकी यूनिट 2 में एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। तो इन दोनों क्लासों में बीएससी एमएससी में इसे एक ही बोल दिया जाए एक ही यौगिक या एक ही क्रिस्टल में डिफाइन किया गया है, या साइंटिस्टों ने भी इसे एक ही क्रिस्टल या इसे एक ही कंपाउंड में इसे डिफाइन किया है। जबकि हम जानते हैं समानता हम एक ही पदार्थ में देख सकते हैं इसमें क्या क्या समानता है, और हम एक से अधिक पदार्थों में भी समानता देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जब हम एक ही पदार्थ की समान स्थिति और उसकी समान स्थिति ज्ञात करते हैं तो वे तत्व या वे बिंदु जो किसी एक पदार्थ में या एक पदार्थ के अंदर उसकी आकृति में समानता प्रदर्शित करते हैं या उसकी ज्यामिति या आकृति या आकार में समानता बताते हैं, उन्हें हम एलिमेंट ऑफ सिमेट्री कहते हैं। इसके अलावा यदि हम पदार्थ की बात करें यौगिक या क्रिस्टल की, तो हम जानते हैं पदार्थ को यौगिक को क्रिस्टल को कई प्रकार से बनाया जा सकता है। पदार्थ यौगिक क्रिस्टल अनेक प्रकार के होते हैं। क्रिस्टल को एक क्रिस्टल द्विविमी और त्रिविमी कुछ भी हो सकता है, और जैसे द्विविमी में हम ले लें तो क्रिस्टल एक प्रकार का ठोस पदार्थ है। ठोस 2 प्रकार के होते हैं, क्रिस्टल और अक्रिस्टल होते हैं, और ठोस द्विविमी भी हो सकता है, त्रिविमी भी हो सकता है। जब हम एक ठोस त्रिभुज, आयत, वर्ग, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज आदि की बात करें, ये सब द्विविमी आकृतियां हैं। इनमें भी हम आकृतियों में भी हम एलिमेंट ऑफ सिमेट्री दे सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। घनाभ, क्यूब, क्यूबिड, ये भी क्या होते हैं प्रकार ये त्रिविमी क्रिस्टल होते हैं। क्रिस्टल भी होते हैं जिन्हें 2 समान भागों में बांटा जा सके, अर्थात जो ठोसों का सबसे ज्यादा संकुलित स्थायी रूप होता है वो क्रिस्टल, जो क्रिस्टल से अपेक्षाकृत कम स्थायी होता है, जिसकी संरचना थोड़ा सा कम संकुलित होती है, उसे हम अक्रिस्टल बोल देते हैं।
और इसके अलावा क्रिस्टल को जब हम बनाते हैं तो क्रिस्टल अनेक प्रकार के होते हैं। क्रिस्टल एक बहुलक है जो एक इकाई सेल से मिलकर बना होता है। इकाई सेल एकलक होती है। जब हम इकाई सेल को एक क्रम में द्विविमीय क्रम में सटा के रखते हैं तो हमें द्विविमीय बहुलक एक बड़ी आकृति प्राप्त होती है जिसे हम द्विविमीय क्रिस्टल कहते हैं। यदि हम इकाई सेलों यूनिट सेल को एक त्रिविमीय रूप में एक दूसरे से सटा कर रख दे तो जो बड़ी आकृति जितनी भी हम इकाई सेल लेंगे उनसे मिलकर जो बड़ी आकृति बनती है उन्हें हम त्रिविमीय क्रिस्टल कहते हैं। हमने त्रिविमीय रूप में उन्हें एक के बाद सटा के रख दिया है। सटा के रखा एक भी जगह नहीं तो क्रिस्टल में थोड़ी जगह रहती है। अर्थात क्रिस्टल में क्या बोल दिया जाए, एक मूल इकाई में 6 परमाणु या 6 तत्व उपस्थित होते हैं और 6 के द्वारा उनमें एक भी जगह नहीं रहती और पूर्ण संकुलित आकृति प्राप्त होती है। 6 के स्थान पर यदि उसके मूल इकाई में 5 तत्व या फिर 5 परमाणु हो तो थोड़ी जगह रहती है जिसके कारण उसकी आकृति पूरी तरह संकुलित नहीं हो पाती और हम इसे अक्रिस्टल बोल देंगे। यदि हमने त्रिविम का यूज किया तो हमें त्रिविमीय क्रिस्टल मिलेगा और द्विविमीय हमने रूप में उसे सटा के रखा है तो हमें द्विविमीय क्रिस्टल मिलेगा। क्रिस्टल अनेक प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग पद्धतियों में अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। क्रिस्टल की कुल 7 पद्धतियां अभी तक ज्ञात हैं या क्रिस्टल को 7 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है और इनमें अलग अलग प्रकार के क्रिस्टल होते हैं। अब यदि हमें किसी प्रकार का क्रिस्टल हो, हमने शुरुआत में बेसिक क्यों बताया, क्योंकि किसी प्रकार का पदार्थ यौगिक या क्रिस्टल हो लेकिन सभी में समान सममितीय तत्व होते हैं। सममितीय तत्व वे तत्व होते हैं जो किसी भी आकृति या फिर किसी भी संरचना या फिर किसी पदार्थ या क्रिस्टल में क्या करते हैं, उसकी सममिति का निर्धारण किया जाता है या जो उसकी सममिति को निर्धारित करते हैं उन तत्वों को हम सममितीय तत्व एलिमेंट ऑफ सिमेट्री कहते हैं। और सभी पदार्थों में केवल 3 प्रकार के ही एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होते हैं। अर्थात ये 3 प्रकार के होते हैं, ये 3 टाइप होते हैं। नंबर फर्स्ट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, नंबर दूसरा प्लेन ऑफ सिमेट्री, नंबर तीसरा पॉइंट ऑफ सिमेट्री। तो आज हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री को विथ टाइप पूरा बेसिक एक्सप्लेन कर देंगे और दूसरे लेक्चर में प्लेन ऑफ सिमेट्री को पॉइंट ऑफ सिमेट्री को एक्सप्लेन करेंगे और अलग अलग पढ़ने से पूरा बेसिक भी पता चल जाएगा, वीडियो भी ज्यादा लंबी नहीं हो पाएगी और हम इसे बड़ी आसानी से पढ़ लेंगे। लेकिन इसी लेक्चर में हम इनकी डेफिनेशन बता देंगे ताकि हम तीनों के बारे में मतलब एक ही लेक्चर में जान लें। इसके बारे में जो बेसिक रूप से थोड़ा पूरे डिटेल में डिफाइन करेंगे हम वो पार्ट 2 या लेक्चर 2 में डिफाइन करेंगे। एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होती है, तो हम ले लें कोई भी हम एक आकृति ले लें इजीली रूप में, हम एक ट्राइगोनल त्रिभुज ले लें यानी एक हम ट्राइएंगल त्रिभुज ले लें। तो किसी भी पदार्थ यौगिक किसी भी आकृति या क्रिस्टल में वह काल्पनिक रेखा जिस रेखा के परता यदि हम इस आकृति को क्या कर दिया जाए 360 अंश 360 डिग्री कोण से पूरा एक बार घुमा दिया जाए या उसका एक बार पूरा चक्कर उसका एक पूरा चक्कर लगा दिया जाए या पूरा एक परिक्रमा लगा दिया जाए, तो ऐसा करने से हमें क्रिस्टल की पुनः वही आकृति प्राप्त हो जाती है। नॉर्मल सी बात है, जब हम उसका पूरा चक्कर पूरा करेंगे जिस बिंदु से शुरुआत की थी घुमाकर हमें वहीं पर लाना है तो हमें वही फिर आकृति समान आकृति प्राप्त हो जाएगी। यदि ये चक्कर मतलब एक गोला में घुमा रहे हैं, यदि हम एक गोले में चक्कर लगाएं और उसका पूरा एक चक्कर पूरा करें तो नॉर्मल सी बात है हम जिस बिंदु में थे उस बिंदु में वापस आ जाएंगे, मतलब हम फिर पुनः अपनी वही स्थिति प्राप्त कर लेंगे। तो इसमें भी हमें इसकी पुनः वही आकृति प्राप्त हो जाएगी और जिस रेखा की पड़ता इसे घुमाते हैं हम उस रेखा को ही बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री।
और चूंकि हम जानते हैं पूरा गोला में या एक गोले में 360 अंश का कोण बनता है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसे 360 अंश के कोण में घुमाते हैं। मतलब हमें इसका पूरा एक चक्कर घुमाना है। अर्थात एक्सिस ऑफ सिमेट्री में किसी पदार्थ यौगिक या ज्यामिति को कितने कोण पर घुमाया जाता है, 360 अंश के कोण पर घुमाया जाता है। अब हमें मतलब पहली चीज हो गई, डेफिनेशन हो गई। इसके अलावा हर पदार्थ में या हर ज्यामिति में एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है। क्यों होती है? हम पूरा चक्कर लगाएंगे तो हमें उसकी पुनः आकृति प्राप्त होती है। प्राप्त नहीं होती तो उसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री उपस्थित नहीं है। प्राप्त होती है तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री उपस्थित है। लेकिन हम जानते हैं जब पूरा राउंड एक बार हम उसकी घुमाएंगे तो हमें उसकी पुनः आकृति प्राप्त होगी ही होगी। अर्थात उसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है। तो मतलब पहली चीज हो गई। लेकिन ऐसा हो सकता है कि हम उसका पूरा एक 360 अंश में घुमाएं तो हमें उसकी मतलब वही आकृति एक से अधिक बार प्राप्त हो जाए। एक बार तो प्राप्त होगी ही होगी, लेकिन हमें उसकी वही आकृति एक से अधिक बार भी प्राप्त हो सकती है। तो इसके आधार पर एक्सिस ऑफ सिमेट्री कई प्रकार की होती है। ये डिपेंड करेगा कि हम किस यौगिक को या फिर किस संरचना को, यौगिक मतलब यौगिक की संरचना, यौगिक मतलब पदार्थ कुछ विलय क्रिस्टल, हम उसके मतलब उसकी संरचना के आधार पर उसका निर्धारण करेंगे कि हमें इसकी वही आकृति, आकार या संरचना दोबारा प्राप्त होती कि नहीं प्राप्त होती है। तो यदि हमने जैसा भी अपनी जो हम जिस भी अणु को या फिर जिस भी ज्योमेट्री को हम घुमा रहे होंगे तो उसकी संरचना के आधार पर उसमें अलग अलग एक्सिस ऑफ सिमेट्री उपस्थित हो सकती हैं। लेकिन एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी, लेकिन इनकी संख्या भी अलग अलग हो सकती है और इनका प्रकार भी अलग हो सकता है। पहली चीज हो गई। दूसरी चीज, हमने शब्द यूज किया था, ये एक काल्पनिक रेखा होती है, इमेजिनरी लाइन होती है। क्यों? क्योंकि कोई क्रिस्टल है, संरचना है, तो एक कोई अणु है, अब हम उसमें कोई लाइन उसे तोड़कर खींच, लाइन तो उसमें बनाएंगे नहीं। यदि वो ठोस है तो ऐसे लाइन तो बनाई नहीं जा सकती। यदि हम उसे तोड़कर लाइन बनाएंगे तो उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो केवल किसी की संरचना या ज्यामिति में कल्पना की जाती है कि क्या उसमें ऐसी रेखा तो होगी। उसमें जो ऐसी रेखा जो है, उस रेखा के पड़ता जब उसे घुमाया जाएगा तो हमें कितने बार उसकी वही आकृति प्राप्त होगी, और ऐसी कितनी रेखाएं हैं जिनके पड़ता उसे घुमाकर उसकी पुनः वही आकृति आकार प्राप्त किया जा सकता है। तो यह हम ऐसी कल्पना करेंगे तो ये क्या होती है? काल्पनिक रेखा होती है। यही मोस्ट पॉइंट है। कई बार हमसे ऑब्जेक्टिव में पेपर में पूछ लिया जाता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है, रियल लाइन है कि इमेजिनरी, तो एक काल्पनिक रेखा होती है जिसकी हम कल्पना करते हैं विभिन्न आकृतियों या फिर अणुओं में या क्रिस्टल में। अब इसके टाइप की बात करें एक्सिस ऑफ सिमेट्री की, तो इसके टाइप कौन कौन है? तो इसके टाइप बड़े सिंपल हैं। यदि हम कोई भी आकृति या कोई क्रिस्टल ले लें, क्रिस्टल में हमने से ये ले लिया द्विविमीय क्रिस्टल, त्रिभुज ले लिया, आयत, वर्ग, समचतुर्भुज कुछ भी ले सकते हैं। कोई अणु जैसे H2O, CO2, मेथेन, इनमें भी सममिति तत्व का निर्धारण किया जा सकता है। हम क्रिस्टल भी ले सकते हैं। क्रिस्टल में दो प्रकार के, चाहे घन ले लें चाहे घनाभ ले लें। यदि हम घन ले लें और घन बनाने के लिए दो वर्गों को जोड़कर इस प्रकार हम घन बना दें तो इसमें भी हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री का निर्धारण कर सकते हैं। है ना? तो हम इसमें भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री का निर्धारण कर सकते हैं। हमने घनाभ लिया है, हमने घन लिया है, हम घनाभ भी ले सकते हैं ना। और अब क्या होता है, यदि हम किसी अणु या ज्यामिति को पूरा घुमाते हैं और पूरा घुमाने पर इसकी परिभाषा डेफिनेशन से एक बार, तो हमें उसकी पुनः आकृति तो प्राप्त होनी है।
लेकिन यदि हमें 2 बार प्राप्त होती है तो ऐसी एक्सेस ऑफ सिमेट्री को हम द्विगुणित एक्सेस ऑफ सिमेट्री कहते हैं। अर्थात इसे हम बोल देते हैं एक्सेस ऑफ टू फोल्ड सिमेट्री, एक्सेस ऑफ टू फोल्ड सिमेट्री, या इसे क्या बोलते हैं हिंदी में द्विगुणित सममितीय या टू फोल्ड एक्सेस ऑफ सिमेट्री भी कह देते हैं। 2 बार, जैसे यदि हमने यहाँ पे समद्वि बाहु त्रिभुज ले लें और समद्वि बाहु त्रिभुज में 2 उसकी भुजाएं बराबर होती हैं, फिर इसे घुमा दिया जाए तो हमें क्या प्राप्त होगी? 1 बार नहीं 2 बार उसकी पुनः वही आकृति प्राप्त हो जाएगी। हम पूरा 1 बार घुमाएंगे उसे। यदि हमने विषम बाहु त्रिभुज लिया है तो केवल 1 बार प्राप्त होगी। और इसे आयत ले लें, आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। आयत में जब आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तो यदि हमें आयत में अपनी काल्पनिक अक्ष की कल्पना इसकी किन्हीं 2 भुजाओं को मिलाकर की है, अर्थात हमने रेखा 2 भुजाओं से खींची है, तो हम जानते हैं जब से घुमाएंगे तो आमने सामने की भुजाएं इसकी बराबर होती हैं, तो पूरा राउंड में हमें इसकी 2 बार पुनः आकृति प्राप्त हो जाएगी। तो इसमें जो एक्सेस ऑफ सिमेट्री होगी उसे क्या बोला जाएगा? द्विगुणित एक्सेस ऑफ सिमेट्री या फिर एक्सेस ऑफ टू फोल्ड सिमेट्री हम कहेंगे। लेकिन ये एक से कई प्रकार की कैसे हो सकती है? नंबर 1, हमने इसकी किन्हीं 2 भुजाओं को मिलाकर एक हमने क्या खींच दी है? रेखा खींची जिसके परता हम घुमा रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है हम इसके विकर्ण को मिलाते हुए एक रेखा खींचें या इसे विकर्ण के परता घुमा दें। तो हम जानते हैं आयत में दोनों विकर्ण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जब दोनों विकर्ण बराबर होंगे तो विकर्ण के परता घुमाने पर भी हमें इसकी क्या हो जाएगी? पुनः 2 बार इसकी वही ज्यामिति प्राप्त होगी। तो क्या बोल दिया जाए? आयत के परता घुमाने पर भी जो रेखा हम जो हम इसके रेखा कोणों को विकर्ण रूप में, कोणों को मिलाते हुए विकर्ण रूप में खींचेंगे, उसके परता घुमाने पर भी हमें उसकी वही आकृति प्राप्त होती है। और जो रेखा हम इसकी भुजाओं को मिलाते हुए खींचेंगे उसके परता भी हमें इसकी वही आकृति प्राप्त होती है। इसमें किनारे भी मौजूद हैं, हम इसके किन्हीं 2 किनारों को मिलाते हुए भी खींच सकते हैं। तो अब विकर्ण के परता घुमाएंगे तो वो अलग सममितीय अक्ष कहलाएगी। यदि हम इसकी फलकों भुजाओं के परता घुमाएंगे तो अलग कहलाएगी, और किनारों के परता घुमाएंगे तो वो अलग कहलाएगी। और इसके अलावा यदि हमें विकर्ण की परता हमने घुमाई है तो हमें इसकी जो ज्यामिति प्राप्त होगी पुनः तो हमें इसकी 2 बार प्राप्त हो जाएगी। किनारों की परता घुमाएंगे तो यहाँ पे चित्र बना है, यदि हमारे पास एक आयत होता तो घुमा के बता देते प्रयोग करके, तो हमें क्लियर हो जाता कि विकर्ण की परता 2 बार कैसे प्राप्त होगी, किनारों की परता कितने बार प्राप्त होगी, और हमें क्या बोल दिया जाए? यदि हम इसकी फलकों या भुजाओं की परता रेखा की कल्पना करके या खींच कर घुमाएंगे तो हमें इसकी कितने बार पुनः वही आकृति प्राप्त होगी। तो ये हम प्रयोग के आधार पर आसान निकाल सकते हैं। लेकिन एक्सेस ऑफ टू फोल्ड सिमेट्री मतलब जब पूरा 360 अंश पर घुमाने पर हमें उसकी पुनः 2 बार वही आकृति प्राप्त हो। पहली चीज हो गई। अब यदि हम इसे किसमें ले लें? घनी क्रिस्टल में लेंगे। आयत में बताया था घनी क्रिस्टल ले लें, तो घनी क्रिस्टल में क्या होता है? घन में 8 कोने मौजूद होते हैं, 12 किनारे होते हैं और 6 फलकें होती हैं, है ना। इसी प्रकार हम आयत के निकाल सकते हैं। यदि हम इसमें 12 किनारों को मिलाते हुए, 12 किनारे हैं तो इसमें क्या होता है? घन में यदि देखा जाए एक बार में हमें 6 किनारे दिखाई देते हैं। किन्हीं 2 किनारों को मिलाते हुए, किनारे मतलब एक भुजा के 2 किनारे, एक फलक के 2 किनारे होंगे, 6 फलके तो 6 दूनी 12 किनारे हो गए। यदि हमें एक बार में 3 फलके सामने दिखाई देंगी तो कुल 6 किनारे दिखाई देंगी। इन्हीं 2 किनारों को मिलाते हुए एक रेखा खींच दी जाए, फिर उसके परता घुमा दें, तो चूंकि घन में, घनी क्रिस्टल में सभी भुजाएं बराबर होती हैं,
सभी फलकें बराबर होती हैं तो सभी किनारे ही बराबर होंगे, और किनारों के पर्दा रेखा खींचकर घुमाएंगे तो एक बार में 6 किनारे दिखाई देते हैं, तो दोबारा में फिर 6 दिखाई देंगे, और दो हम तो पूरा घुमाएंगे तो हमें उसकी 2 बार पुनः वही आकृति प्राप्त होगी। अर्थात घनी क्रिस्टल में क्या होती है, किनारों के पर्दा जो रेखा खींची जाती है उसे हम बोलते हैं एक्सेस ऑफ टू फोल्ड सिमेट्री, किनारों के पर्दा खींची जाती है। और ऐसी कितने किनारे हैं, इसमें 12 किनारे हैं, तो इसमें ऐसी 6 टू फोल्ड मतलब घनी क्रिस्टल में 6 टू फोल्ड एक्सेस ऑफ सिमेट्री या 6 द्विगुणित सममिति अक्ष मौजूद होती है। उनकी संख्या कितनी होती है, 6। अब एक चीज और है, यदि हमें कोण पूछे कि यदि किसी पदार्थ को घुमाने पर 2 बार उसकी पुनराकृति प्राप्त होती है तो उसे कितने कोण पर घुमाना पड़ेगा। एक बार में 360 अंश है, तो 2 बार के लिए हम क्या करेंगे, हम कर देंगे 360/2 तो बराबर 180 अंश। अर्थात किसी आकृति में यदि टू फोल्ड एक्सेस ऑफ सिमेट्री विद्यमान है तो हम उसे 180 अंश के कोण पर घुमाने पर उसकी पुनः वही आकृति प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार की दूसरे प्रकार से क्वेश्चन क्या है, यदि किसी क्रिस्टल को या आकृति को 180 अंश के कोण पर घुमाने पर उसकी पुनः वही आकृति प्राप्त होती है तो इस एक्सिस ऑफ सिमेट्री को क्या कहते हैं, तो क्या कहेंगे इसे हम द्विगुणित, मतलब ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री द्विगुणित सममिति अक्ष यानी टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री के रूप में विद्यमान है। और इसमें घन कितने होते हैं, इनकी संख्या 6 होती है। आप दूसरे प्रकार से देखें, ये था एक्सिस ऑफ टू फोल्ड सिमेट्री। अगला यदि हम देखें घने की बात कर लें यदि हम, तो घन में अभी हमने किसके पर्दा लिया था, अभी हमने फलकों के पर्दा लिया था। अगली होती है यदि हम 3 बार घुमा दें तो 3 बार घुमाने में हमें क्या प्राप्त हुई, 3 बार यदि हम उसे घुमाएं और हमें 3 बार प्राप्त हो तो हमें 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, या हम इसे बोल देते हैं एक्सिस ऑफ 3 फोल्ड सिमेट्री। एक्सिस ऑफ 3 फोल्ड सिमेट्री, तो हमने उदाहरण घन का लिया था, तो घन में ही चेक कर लें एक बार। तो घन में क्या होता है, यदि कोने कितने मौजूद होते हैं, 8, और जब 8 कोने मौजूद होते हैं तो हम किन्हीं भी 2 कोनों को मिलाकर एक क्या खींच सकते हैं, एक रेखा खींच सकते हैं। यदि हम कोनों को मिलाकर एक बार की रेखा खींच दें तो इस प्रकार यदि हमें घुमाएं तो हमें पूरा 360 अंश घुमाने पर 3 बार घनी क्रिस्टल की वही आकृति या ज्यामिति प्राप्त होती है। तो ऐसी काल्पनिक रेखा जो कोनों को मिलाकर खींची गई है उसे हम 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहते हैं। अब चूंकि इसमें घन में कितने कोने होते हैं, 8 कोने होते हैं, तो किन्हीं 2 कोनों को मिलाकर एक रेखा खींचने के लिए 2 कोने मिलाएंगे तो इसमें कुल कितनी संख्या होती है, 4 एक्सिस ऑफ 3 फोल्ड सिमेट्री मौजूद होती हैं, या त्रिगुणित सममिति अच्छी संख्या घनी क्रिस्टल में कितनी होती है, 4 होती है। तो ये भी हो गया। अगले प्रकार से क्या है, यदि इसमें 4 गुणित सममिति अक्ष हैं तो हमें क्रिस्टल को घुमाने पर क्या बोल दिया जाए, यदि इसमें त्रिगुणित सममिति अक्ष मौजूद हैं तो क्रिस्टल को घुमाने पर कितने अंश के कोण पर, तो क्रिस्टल को कितने अंश के कोण पर घुमाने पर हमें इसकी पुनः वही ज्यामिति प्राप्त होगी। तो इसके लिए क्या है अपना रूल क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, 360 अंश, और वो हमें 3 बार वही आपकी देती है, तो 360 अंश बटे, क्योंकि इस अक्ष की परता हमें 3 बार वही आकृति प्राप्त हो रही है, 3 का भाग दे दो तो 120 अंश, अर्थात 120 अंश के कोण पर घुमाने पर हमें इसकी पुनः वही आकृति प्राप्त होगी। पहली चीज हो गई हमारी ये। या फिर दूसरे प्रकार से क्या पूछा जा सकता है, यदि किसी क्रिस्टल को 120 अंश घुमाने पर पुनः वही आकृति प्राप्त होती है तो इस सममिति अक्ष को क्या बोलेंगे, 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री या एक्सिस ऑफ 3 फोल्ड सिमेट्री कहते हैं। अगला क्या है,
अगला हमारा इसी प्रकार 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, क्योंकि भुजाओं के आधार पर कोई आकृति बनाए तो आकृति हम जानते हैं बहुभुज, मतलब किसी भी आकृति में बहुत सारी भुजाएं हो सकती हैं, किसी भी अणु में बहुत सारे परमाणु हो सकते हैं, तो मतलब इन्हें बोला गया है कि इकाई मतलब n गुणित सममिति अक्ष संभव हो सकती है। और n गुणित में यदि किसी में उसका कोण निकालना है तो जितनी भी गुणित वो है, जितनी बार हमें उसकी पुनः वही आकृति प्राप्त हो रही है तो हम 360 में उसका भाग देकर कोण निकाल सकते हैं। क्योंकि हमने घनी क्रिस्टल का एग्जाम्पल लिया था, तो घनी क्रिस्टल में एक सममिति अक्ष और संभव होती है जिसे हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ फोल्ड सिमेट्री, अर्थात 4 गुणित सममिति अक्ष। ये कब प्राप्त होगी? तो हम फलकें देखते हैं, जो फेस बोलते हैं जिन्हें हम, तो हम क्रिस्टल में 6 फलकें उपस्थित होती हैं घनी क्रिस्टल में, ना घनाभ में नहीं, घनी क्रिस्टल में। और जब घनी क्रिस्टल में 6 फलकें होंगी तो किन्हीं 2 फलकों को मिलाकर एक रेखा खींची जाए तो 3 रेखाएं खींची जा सकती हैं। और क्या बोला जाए, यदि हम फलकों की पड़ता उस क्रिस्टल को घुमा दें तो हमें क्या होता है, पूरा 360 अंश कोण पर घुमाने पर हमें क्रिस्टल की प्रारंभिक या फिर पुनः वही प्रारंभ वाली आकृति या ज्यामिति 4 बार प्राप्त होती है। किसके पड़ता घुमाया जाए? फलकों के पड़ता। तो ऐसी काल्पनिक रेखा को या सममिति अक्ष को एक्सिस ऑफ फोल्ड सिमेट्री हम कहते हैं, या 4 गुणित सममिति अक्ष कहते हैं। क्योंकि कुल फलकों को मिलाने पर हमें क्या प्राप्त होती है? 4 गुणित सममिति अक्ष प्राप्त होती है। कुल फलकें 6, तो कुल कितनी संख्या होती है? तो 4 गुणित सममिति अक्ष की घनी क्रिस्टल में कुल 3 संख्या होती है। संख्या कुल कितनी होती? 3 होती है। कितने अंश के कोण पर घुमाने पर प्राप्त होगा? तो हम क्या करेंगे, 360 बटे 4 90 अंश के कोण पर घुमाने पर घनी क्रिस्टल में 4 गुणित सममिति अक्ष प्राप्त होगी। या कोई भी आकृति जिसमें एक्सिस ऑफ फोल्ड सिमेट्री 4 गुणित सममिति अक्ष उपस्थित है, तो उस क्रिस्टल को कितने अंश पे? 90 अंश के कोण पर घुमाने पर उसकी पुनः वही आकृति प्राप्त होती है। इनकी संख्या ही बताते रहे आप लोगों को। तो घनी क्रिस्टल में कुल कितनी सममिति अक्ष हो गई? पहली वाली थी 2 फोल्ड, 1 फोल्ड नहीं, 1 फोल्ड तो होती है। 2 फोल्ड कितनी थी? तो 2 फोल्ड में हमने किनारे मिलाए थे 12 किनारे 6। दूसरी थी हमारी 3 फोल्ड, कोने मिलाए थे 4, 6 4 10। तीसरी थी हमारी 4 फोल्ड, हमने फलक मिलाए थे, कुल फलक 6 तो कितनी 3, तो 6 4 10 कुल 13, 6 4 10 3 13। एक घनी क्रिस्टल में कुल 13 सममिति अक्ष होती है। पेपर में ऑब्जेक्टिव में किसी भी प्रकार हमसे पूछ लिया जाता है कितनी सममिति अक्ष होती है? 13 होती है। तो ये हमारा पूरा सममिति अक्ष जो हमने बेस से बताया, और किस प्रकार कोण निकालेंगे, सममिति अक्ष टाइप कितने होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है, और टाइप किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। अर्थात हमने सममिति अक्ष किस आधार पर खींची है, उस आधार पर इसकी उस आधार पर क्रिस्टल या अणु घुमाने पर हमें पूरा एक चक्कर घुमाने पर अलग बार, मतलब क्या बोला जाए, पूरा एक चक्कर घुमाने पर अलग अलग संख्या में वही उसकी पुनः वही आकृति प्राप्त होती है। और इसके आधार पर ही सममिति अक्ष को अलग अलग प्रकार में या फिर कई टाइप में क्लासिफिकेशन किया गया है। तो क्रिस्टल में, घनी क्रिस्टल में 3 प्रकार की 2 फोल्ड, 3 फोल्ड और 4 फोल्ड होती है। और कुल संख्या कितनी होती है? 13 होती है। अब हमारी दूसरा प्रकार एलिमेंट ऑफ सिमेट्री सममिति तत्व का, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में अगले पार्ट में बताएंगे, लेक्चर 2 में। लेकिन थोड़ा सा यही में दोनों की परिभाषा देख लें, ताकि हमारा यदि हमने एक चीज जानी तो परिभाषा बस देख लें, जान लें कि मतलब वो होता क्या है। उसे बेसिक डेफिनेशन चित्र सहित पूरा जो होगा हम उसका लेक्चर 2 में बताएंगे। उसे हम लेक्चर 2 में एक्सप्लेन करके बताएंगे पूरा कैसा क्या है। प्लेन ऑफ सिमेट्री में क्या होता है, नाम क्या है? सममिति तल। किसी भी अणु या फिर आकृति में वह काल्पनिक तल
यदि हम किसी भी अणु या आकृति में ऐसा तल खींच दिया जाए या एक ऐसा तल हो जो उस अणु या आकृति को दो समान भागों में विभाजित कर दे और उसका प्रत्येक भाग एक दूसरे का कैसा हो, दर्पण प्रतिबिंब हो, है ना, कैसा हो, दर्पण प्रतिबिंब हो, तो ऐसे का तल को हम सममितीय तल कहते हैं। दर्पण प्रतिबिंब मतलब जब हम शीशे में अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो पूरी समानता होनी चाहिए, कोई असमानता ना हो, बस अंतर क्या होगा, उस भाग का दायां भाग दूसरे का बायां होगा और उसका बायां दूसरे का दायां होगा, उसका लेफ्ट दूसरे का राइट होगा, दूसरे का राइट होगा और इसका राइट दूसरे का लेफ्ट होगा। जैसे हम शीशे में अपना चेहरा देखते हैं दर्पण में, तो सीधे आमने सामने होने पर जो हमारा बायां होता है तो शीशे में देखने पर वो दायां होता है, हमारा जो बायां होता है उस शीशे में जो आकृति हमारा प्रतिबिंब बनता है वो उसमें दायां होता है। तो ये होता है दर्पण प्रतिबिंब। और ऐसा जब तल कहीं पाया जाता है तो उसे हम बोलते हैं सममितीय तल। ये भी इनकी संख्या अलग अलग प्रकार की होती है। ये दो प्रकार के होते हैं, आयताकार सममितीय तल जिनकी संख्या 3 होती है और एक होते हैं विकर्ण सममितीय तल जिनकी संख्या 6 होती है घनी क्रिस्टल में। और यदि हम कोई घना कमरा, हमारा जो तो रूम होता है एक घनी होता है, हम इसमें एक तल कैसे बना सकते हैं, आयताकार ऐसे बना दें, मतलब क्षैतिज रूप में या ऊर्ध्वाधर रूप में बना दें, किसी रूप में बना दें तो हमारे कितने होंगे, आयताकार सममितीय तल घनी क्रिस्टल में 3, और विकर्ण के रूप में यदि हम बना दें तो कितने होंगे हमारे वो 6। तो कुल कितने सममितीय तल होते हैं घनी क्रिस्टल में, इनकी संख्या 9 होती है। अभी हमने शॉर्ट में बताया ताकि परिभाषा जान ले, फिर डिटेल में से लेक्चर 2 में डिफाइन करेंगे। सममितीय केंद्र, लास्ट वाला हमारा तीसरा, सममितीय केंद्र क्या होता है, इसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ सिमेट्री। तो किसी भी आकृति, अणु या किसी भी क्रिस्टल में एक ऐसा बिंदु जो उसमें क्या होता है, सेंटर का काम करता है ना, और परिभाषा क्या है उसका, सेंटर बिंदु या ऐसा बिंदु जिससे समान दूरी पर समान परमाणु उपस्थित हो। और जब ऐसा कब होगा, जब उसका क्या होगा, सेंटर पॉइंट होगा, और इस बिंदु को क्या बोलते हैं, सममितीय केंद्र बोलते हैं। हर ज्यामिति में यदि वो ज्यामिति कैसी है, वो विषम है। विषम मतलब उसकी लंबाई चौड़ाई कुछ बराबर नहीं है। जैसे हम विषम बहुभुज ले लें तो उसमें सममितीय तल नहीं पाया जाएगा। यदि उसमें सममितीय तल सब आकृति में नहीं होता, इन्हें में होता है सममितीय तल जिनमें सेंटर पाया जाता है। उदाहरण जैसे हम ले लें, आयत में भी होगा, वर्ग में होगा, समांतर चतुर्भुज में होगा, घन में, घनाभ में। सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारा सर्किल है, गोला है, तो इनमें सब में क्या होता है, सममितीय केंद्र मौजूद होता है। और किसी भी आकृति अणु में जिसमें सममितीय केंद्र होता है उसकी संख्या सदैव एक ही होती है, अर्थात हर आकृति में सेंटर पॉइंट क्या होता है, केवल एक ही होता है। तो सममितीय केंद्र की संख्या कितनी होती है, सब में एक होती है। अब घनी क्रिस्टल के कुल टोटल यदि हम एलिमेंट ऑफ सिमेट्री जोड़ें तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री सममितीय अक्ष 13 थी। दूसरा हमारा सममितीय तल कितने थे, वो हमारे 9 थे। तो 13 क्या थे हमारे, सममितीय अक्ष, 9 सममितीय तल, और एक क्या होता है सममितीय केंद्र। तो कुल कितना हो जाएगा इसमें 23 है ना। टोटल कितना हो जाएगा 23, 23, मतलब एक घनी क्रिस्टल में 23 सममितीय अक्ष होते हैं। तो एक घनी क्रिस्टल में 23 सममितीय तल, तो एक घनी क्रिस्टल में कुल 23 सममितीय तत्व होते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। इसके बाद इसके लेक्चर 2 में हम जो हमारे दो टाइप रह गए हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, उन्हें विद एग्जांपल और बेसिक रूप में डिफाइन कर दें डिटेल में। और हमने शॉर्ट में इन्हें यहाँ पर थोड़ा डिफाइन भी कर दिया है ताकि ये लेक्चर के में जो हमने एक पॉइंट डिफाइन किया दो भी आप लोग जान जाए। और इसके बाद इस वीडियो में इतना ही। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को इसका फायदा मिल सके। और इसके बाद मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।